नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 के बारे में। वैसे ये एक्ट पहले ही पास हो गया था, अब जाके गवर्नमेंट रूल्स नोटिफाई किया है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन से हम डिस्कस करेंगे। वैसे रेलेवेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 था, उसी का अमेंडमेंट किया है रूल्स 2022 में। इस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में बताया हुआ है। क्या होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोड्यूसर फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब एक प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस प्रोडक्ट का एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। जब तक वो प्लास्टिक प्रोडक्ट का लाइफ खत्म नहीं होता है तब तक उस प्रोडक्ट का साउंड मैनेजमेंट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट है ना, ये बेसिकली इसलिए किया है टू फास्ट ट्रैक द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जितने भी है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना है एंड उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स है तो उसे प्रमोट भी करना है। वैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहता है? देखिए, इन रूल्स के अंदर जितने भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर्स है उन्हें कुछ स्टेप्स लेना है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन मिनिमाइज करना है, प्लास्टिक वेस्ट जो लोग फेंकते हैं उसे कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना है, एंड स्टोरेज ऑफ वेस्टेज सोर्स भी इंश्योर करना है। मतलब देखिए, अगर आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो उस वेस्ट को स्टोर करने का कुछ स्टेप्स भी आपको लेना चाहिए। और इन रूल्स के अंदर लोकल बॉडीज को, ग्राम पंचायत को, वेस्ट जनरेटर्स को, रिटेलर्स को एंड स्ट्रीट वेंडर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों, प्रोविजंस अंडर द न्यू रूल्स कौन कौन सा है? देखिए, प्लास्टिक्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। कैटेगरी 1 मतलब क्या है? रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। देखिए, जो प्रोडक्ट्स में एकदम स्ट्रॉन्ग वाला प्लास्टिक पैकेजिंग होता है ना दोस्तों, इन्हें कैटेगरी 1 में डाला हुआ है। कैटेगरी 2 में जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग है, बेसिकली जो सिंगल लेयर और मल्टी लेयर जो कवरिंग होता है, उसी को कैटेगरी 2 में डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक शीट्स हो गया या फिर जो कवर्स हो गया जो प्लास्टिक शीट से बनते हैं, कैरी बैग्स हो गया, प्लास्टिक सैशे हो गया, पाउचेस हो गया, ये सारे कैटेगरी 2 में आता है। फिर कैटेगरी 3 में मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। मतलब देखिए, एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ मटेरियल अदर देन प्लास्टिक, जिसमें एक तो प्लास्टिक का पैकिंग रहेगा, उसके अलावा और एक मटेरियल का पैकिंग रहेगा। इसको कैटेगरी 3 में डाला हुआ है। कैटेगरी 4 में क्या है? प्लास्टिक शीट और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एज कैरी बैग्स मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। देखिए, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स है, कंपोस्टेबल मतलब क्या होता है? जो मतलब इजिली डिकम्पोज होता है, उन प्लास्टिक्स को डाला हुआ है कैटेगरी 4 में। मेरा कहने का मतलब है, ये जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉर्मल प्लास्टिक्स की तरह नहीं है, ये रिन्यूएबल मटेरियल से बनाया जाता है और ये नॉन टॉक्सिक भी है। और क्या है? प्लास्टिक पैकेजिंग। रीयूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल हैज बीन मैंडेटेड। ये जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है जो कैटेगरी 1 में आता है, इन्हें रीयूज करना है, बेसिकली रीसाइकिल करना है। उससे क्या होगा? ये जो फ्रेश प्लास्टिक मटेरियल का यूसेज है ये रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हर एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर को एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है फॉर रीसाइकलिंग। मतलब अपने प्रोड्यूस का कुछ लेवल जो है उन्हें रीयूज करना है या फिर रीसाइकिल करना है। इससे क्या होगा? इट विल फर्दर रिड्यूस प्लास्टिक कंजप्शन एंड सपोर्ट रीसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। तो ये ईपीआर के अंदर दे रहा है, मतलब अपने प्रोड्यूस का एक मिनिमम लेवल जो है उन्हें रीयूज करना है। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रहा है। ये क्या है? देखिए, रूल्स के मुताबिक हर एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर के पास ईपीआर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर किसी के पास ईपीआर सर्टिफिकेट नहीं है और उसे प्लास्टिक प्रोड्यूस करना है तो वो दूसरे से खरीद भी सकता है। चाहे तो कोई एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर जिनके पास ईपीआर सर्टिफिकेट है, उनका उतना प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो दूसरे को बेच भी सकता है। जो भी है, इधर एक मार्केट मैकेनिज्म सेटअप हो रहा है फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट तो इधर मैनेज हो रहा है कि नहीं? और क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें सारे प्रोड्यूसर्स को, इंपोर्टर्स को, ब्रांड ओनर्स को, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स को रजिस्टर करना है और अपना एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना है। अब देखिए, ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जितने ऑर्डर्स है, गाइडलाइंस है, वो सब कुछ के लिए एक सिंगल पॉइंट डाटा रिपोजिटरी होगा, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल।
और क्या है, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन। इधर कॉम्पनसेशन की बात किया जा रहा है, दिस विल बी लेवीड बेस्ड अपॉन पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, देखिए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इंपोजेस लायबिलिटी ऑन ए पर्सन हु पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर द डैमेज। जो पर्सन एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा उन्हीं को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जो डैमेज वो क्रिएट किया होगा एनवायरनमेंट के लिए, तो इसके लिए पैसे वैसे लेगा उनसे। इसको बोलते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो ये जो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन है ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा विथ रेस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ईपीआर टारगेट्स बाय प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स एक्सेट्रा। देखिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबके ऊपर दिया हुआ है, सारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अगर कोई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टारगेट्स है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। देखिए बेसिकली हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरनमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाना है। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको कॉम्पनसेट भी तो करना पड़ेगा, तो वो कॉम्पनसेशन भी लिया जाएगा, इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन। इसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल भी लिया जाएगा। देखिए जितने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी से उन्हें भी टास्क दिया हुआ है, इन्हें एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल भी सबमिट करना है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स फुलफिलमेंट बाय प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करना होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज को। यह है एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गाइडलाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप सबको पता है प्लास्टिक वेस्ट का एक्यूमुलेशन एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है। ये हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में पहुंचने से मरीन इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। तो देखिए ये जो नए गाइडलाइंस में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है उसे प्लास्टिक पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए नए नए अल्टरनेटिव्स के बारे में लोग सोचेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो खुद सोचने लगेगा सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सकता है। एंड ये जो गाइडलाइंस है इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जो रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रीफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीसाइक्लिंग ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों एक सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का लाइफ जब खत्म होता है उस प्रोडक्ट में काफी ऐसे कंपोनेंट्स होगा जिसे रीयूज कर सकते हैं, जिसे रीफर्बिश कर सकते हैं, या फिर उन कंपोनेंट से कुछ प्रोडक्ट्स को रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो यूसेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगा क्योंकि बाहर से और रॉ मटेरियल्स लाने की जरूरत नहीं है, वही जो वेस्ट है उसी से हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वेस्ट जनरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस भी कम होगा, क्योंकि जितना वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा उतना कम पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ डाटा भी है। इंडिया जनरेट्स अबाउट 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंडिया जनरेट करते हैं एनुअली। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू 100 सिटीज इन इंडिया बाय 2024। मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में 100 सिटीज तक प्रोग्रेस करना है एंड 2024 तक हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रिपल करने का प्लान है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों दैट्स इट। फाइनली कुछ अदर इनिशिएटिव्स के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे विच वर टेकन टू कर्ब प्लास्टिक वेस्ट। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन। ओबीसी बात है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी ऐसे प्रोविजंस है प्लास्टिक वेस्ट को भी मैनेज करने का। फिर एक इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ये एशिया का पहला प्लास्टिक पैक्ट आप बोल सकते हो। ये सितंबर में लॉन्च हुआ था इन कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। ठीक है, फिर एक प्रोजेक्ट रीप्लान था। रीप्लान का मतलब होता है रिड्यूसिंग प्लास्टिक्स इन नेचर। इस प्रोजेक्ट में प्लास्टिक वेस्ट इज कलेक्टेड, क्लीन्ड, chopped, beaten and treated for softness. It aims to make carry bags. तो बेसिकली दोस्तों जितने प्लास्टिक वेस्ट है उसे कलेक्ट करके, उसे क्लीन करके, उसे चॉप करके, बीट करके इसे सॉफ्ट बना देते हैं, तो उससे कैरी बैग्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और ये प्लास्टिक वेस्ट जो है ये कॉटन फाइबर के साथ मिला के, मतलब 20:80 रेशियो में मिला के कैरी बैग्स बनाता है। ये है प्रोजेक्ट रीप्लान। फिर यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक कलेक्टिव है, ये बेसिकली एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। ये लॉन्च किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड WWF इंडिया। और एक है गो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये देखिए इट वाज लॉन्च बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इनिशियल फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे।
तो देखिए ये सारे प्रोजेक्ट से आपको ये पता चल रहा होगा दुनिया भर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सब समझते हैं प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करना कितनी जरूरी है। और ये गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। शिपिंग एंड फिशरीज के थ्रू जितना मरीन प्लास्टिक लिटरिंग होता है, वेस्टेज बनता है, उसे प्रिवेंट करने का, रिड्यूस करने का। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है ना दोस्तों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक। अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इतना लंबा वीडियो आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और छोटा करो या नहीं। पर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।